हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज के इस टॉपिक में हम नीट डीपीपी नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको 10 एमसीक्यू पूछूंगा जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से, जनरल बायोलॉजी से रिलेटेड है। और ये जो 10 एमसीक्यू है वो हर एमसीक्यू के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे और इन 30 सेकंड के बाद मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और उनको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, विटामिन सी डिफिशियंसी causes, विटामिन सी डिफिशियंसी causes। ऑप्शन है स्कर्वी, बी बेरी, सी मलेरिया एंड डी हीमोफीलिया। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विटामिन सी डिफिशियंसी, विटामिन सी जनरली सोर टेस्ट होता है, खट्टे फ्रूट जो होते हैं उनमें पाया जाता है। तो उनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? सो गाइस, योर टाइम अप नाउ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन सबसे कौन सी प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें आपको पेन टैबलेट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सी, जस्ट लाइक हमारा ऑप्शन है ए स्कर्वी, ठीक है, यह है स्कर्वी। सो स्कर्वी जनरली विटामिन सी डिफिशियंसी प्रॉब्लम है। तो हमारा जो आंसर है वो है ए स्कर्वी। बी जो है बेरी बेरी, बेरी बेरी, बेरी बेरी जनरली विटामिन, यस, विटामिन बी के कारण होता है, थायमिन के कारण विटामिन बी। और ये जो सी है मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया तो जनरली प्लाज्मोडियम नाम के ऑर्गेनिज्म से होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, ये मस्कीटो के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। और डी है हमारा ऑप्शन हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो प्रॉब्लम है, ये इसे हम जनरली कहते हैं ब्लीडर्स डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और हीमोफीलिया जनरली एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, इट्स अ क्रोमोसोमल disorder. It's not due to the bacteria or virus. It's a chromosomal disorder. So चलो गाइस, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which among the following is a sex chromosomal disease in human being? इन चारों ऑप्शन में से ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन ए सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है। सो गाइस, टाइम खत्म होता है आपका यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे सामने जो ये सी ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर है। ये क्या है? ये है क्लेनफेल्टर, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये क्या होता है? क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो होते हैं, इसमें ह्यूमन मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। ये मेल के अंदर नॉर्मली इतने क्रोमोसोम होते ही हैं, ठीक है, ह्यूमन मेल में एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। लेकिन क्लेनफेल्टर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक वाई होता है। तो इसे हम जनरली फेमिनिज्म भी कहते हैं। फेमिनिज्म, फेमिनिज्म क्यों? जस्ट बिकॉज इसमें जो मेल होते हैं वो फीमेल के जैसे बिहेव करते हैं और फीमेल के जैसे दिखते हैं। इनके अंदर जनरली जो कंसेप्ट होती है वो होती है यूनोकॉइड। यूनोकॉइड मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म, यस, एब्सेंस
ऑफ स्पर्म। आप इसे डायरेक्टली स्टेराइल भी नाम दे सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस ही नहीं बनते हैं। सो ये होते हैं बेसिकली क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड बाय याबुटा एंड सुमिकी। ऑप्शन ए ऑक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन हार्मोन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन हार्मोन, ऑप्शन डी एबीए हार्मोन। एबीए स्टैंड फॉर एब्सिसिक एसिड। चलो आपका समय शुरू होता है अब। याबुटा और सुमिकी ने कौन सा प्लांट हार्मोन डिस्कवर किया था? आपको बता दूं याबुटा और सुमिकी ये जापान के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1928 में एक हार्मोन को डिस्कवर किया हुआ था। So guys, your time up now. So I would like to tell you guys, Yabuta and सुमिकी ये दोनों जापान से बिलोंग करते थे और इन्होंने 1928 में एक हार्मोन की डिस्कवरी की हुई थी और उस हार्मोन को हम कहते हैं जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या काम आता है प्लांट में? ये हार्मोन जनरली प्लांट के ब्रांचेस को बढ़ाता है, प्लांट के ब्रांचेस को बढ़ाता है, प्लांट की बेसिकली गर्थ बढ़ाने में इनका रोल है। और याबुटा और सुमिकी के बाद 1938 में इस हार्मोन को फिर से रीस्टडी किया गया बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड कुरुसावा। तो ये है बेसिकली जिबरेलिन हार्मोन का फंक्शन। ओके, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जिबरेलिन हार्मोन है सबसे पहले कहाँ किस में पाया गया था? एक फंगस में पाया गया था और उस फंगस का नाम है जिब्रेला जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई। गाइस मुझे पेन टैबलेट यूज़ करने की इतनी आदत नहीं, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया हुआ है तो मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप। सो फंगस है जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई। जनरली ये एक राइस प्लांट में ये फंगस का इन्फेक्शन था। उस राइस प्लांट की डिसीज को हम कहते हैं बकाने बकाने फुलिश डिसीज, बकाने फुलिश डिसीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हार्मोन इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ अ कॉर्पस ल्यूटियम इज। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हार्मोन इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कम ऑन गाइस, कॉर्पस ल्यूटियम। चलो टाइम स्टॉप नाउ। सो गाइस अब ये देखिए आप कौन सा हार्मोन किस में इन्वॉल्व है। सबसे पहले हार्मोन आप देखिए टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन है? इट्स अ मेल सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म स्पर्म प्रोडक्शन एंड स्पर्म डेवलपमेंट, और इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी हमारे ह्यूमन मेल के अंदर। दूसरा हार्मोन आता है हमारे सामने एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है? थोड़ा ऐसे लिख के देखता हूँ। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन ये फीमेल के अंदर वो सब काम करता है जो टेस्टोस्टेरोन मेल में काम करता है, जस्ट लाइक ओवा प्रोडक्शन एंड ओवा डेवलपमेंट। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब ये जो सी है, सी हार्मोन है हमारे सामने प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये होता है कॉर्पस, यस कॉर्पस
ल्यूटियम में से। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर का मास होता है ओवरी के अंदर, और ये कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करना आंसर होता है। तो ये जो है हमारा सी ऑप्शन, ये करेक्ट है हमारा। अभी ये जो एस टी एच है हमारे सामने, एस टी एच, ये सेक्स हार्मोन नहीं है। एस टी एच स्टैंड फॉर सोमेटो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और ये हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ से रिलेटेड है। हमारी बॉडी में ग्रोथ करना इस हार्मोन का काम होता है गाइस। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज एलिजा टेस्ट is performed for detection of option A mycobacterium tuberculosis, option B retrovirus, option C salmonella typhi, option D Neisseria gonorrhea bacterium. Your time starts now. एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसे। सो गाइस यहाँ पे आपका समय समाप्त होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में एलिजा क्या है। सबसे पहले यस, एलिजा, एलिजा का फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ये टेस्ट है जो हम जनरली एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। अब हमारे बॉडी में एंटीबॉडी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के तो स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट तभी प्रोड्यूस होगी जब हमारी बॉडी में वो उसका एंटीजन होगा। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली जो है इससे टीबी होता है, रेट्रोवायरस इससे एड्स होता है। रेट्रोवायरस से क्या होता है? रेट्रोवायरस से एड्स होता है। और साल्मोनेला टाइफी इससे टाइफाइड होता है। और ये जो लास्ट बैक्टीरिया नाइजोरिया गोनोरिया बैक्टीरिया, इससे गोनोरिया होता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। एड्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो हमारा आंसर जो है रेट्रोवायरस। क्यों? क्योंकि एड्स जो है उस एड्स जनरली रेट्रोवायरस से, या तो आप कह लो HIV वायरस से होता है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो, H ह्यूमन, I इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। डी का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लेकिन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। तो एड्स जनरली रेट्रोवायरस से होता है। और ये बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए एलिजा टेस्ट सबसे फेमस टेस्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर ऑप्शन ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, ऑप्शन बी protein found in pulses, option C made by amino acid, and option D all of above. तो गाइस टाइम स्टार्ट होता है आपका भी। चलो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी के। प्रोटीन हम पल्सेस में मतलब दाल वगैरह में मिलते हैं। और मेड बाय अमाइनो एसिड, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं, या तो ऑल ऑफ अबव। चलो सो गाइस टाइम अप। सो गाइस इसका आंसर है हमारा डी ऑल ऑफ अबव। अब डी ऑल ऑफ अबव क्यों? देखो प्रोटीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। और प्रोटीन ज़्यादातर पल्सेस में भी पाए जाते हैं, और प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये देखिए, ये है अल्फा कार्बन, ठीक है। और इनके 4 वैलेंसी हमें कंप्लीट करनी है। एक साइड पे आप कंसिडर कर लो अमाइनो ग्रुप है NH3, और एक साइड है कार्बोक्सिल ग्रुप,
और एक साइड पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया और एक साइड पे हम बेसिकली आर ग्रुप लगाते हैं। तो ये क्या है, ये है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड क्यों ड्रॉ किया मैंने, ये सबसे बेसिक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। अब मान लो कंसिडर कर लो ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है। तो सभी अमाइनो एसिड को ज्वाइंट करने के लिए क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पहला अमाइनो एसिड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरा अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, ये सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड, ये तीसरा अमाइनो एसिड। तो ये सब अमाइनो एसिड जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा प्रोटीन। तो सी ऑप्शन मेड बाय अमाइनो एसिड ये भी सही है, तो हमारा आंसर निकल के आता है डी। चलो क्वेश्चन नंबर 7, molecular weight of a mRNA is 40,000 to 1 lakh kilodalton, option B 23,000 to 30,000 kilodalton, option C 1 lakh to 2 lakh kilodalton, option D 5 lakh kilodalton। KDA stand for kilodalton। चलो your time starts now। इसमें इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक लगाने वाली कोई बात है ही नहीं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट, मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आपको डायरेक्ट स्किप कर देने चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में अगर आप तुक्का लगाने जाओगे तो तुक्का अगर सही लगता है तो 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत लगता है तो 1 मार्क्स कम हो जाता है, ठीक है। चलो तो गाइस इसका जो आंसर है ये है 5 लाख किलो डाल्टन। एमआरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं, एमआरएनए स्टैंड फॉर मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एम स्टैंड फॉर व्हाट, इट्स अ मैसेंजर एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए की क्वांटिटी अगर हम देखें तो सिर्फ 5% होती है कंपेयर टू ऑल, ये है उनकी क्वांटिटी। और उनका अगर मॉलिकुलर वेट अगर हम देखें तो ये 5 लाख किलो डाल्टन, शॉर्ट में इसे लिखते हैं KDA। तो हमारा आंसर है डी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, फोविया इज अ part of eye, part of nose, part of ear, part of tongue। Your time starts now। फोबिया क्या है, ये नोज का पार्ट है, आईज का पार्ट है, ईयर का पार्ट है या टंग का पार्ट है। कम ऑन गाइस, आपका टाइम खत्म हो रहा है, सो योर टाइम अपना। ये देखिए फोबिया इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ आई, ठीक है। अब ये देखिए ये है हमारा आई का स्ट्रक्चर। आई का स्ट्रक्चर में सामने वाले पार्ट में हमारा होता है, ठीक है, लेंस। लेंस होता है, आइरिस होता है, काफी सारे पार्ट्स होते हैं। और ये जो होता है ये होता है रेटिना। यहां पे आता है यस फोबिया। फोबिया का काम क्या है, ऑब्जेक्ट का रिजोल्यूशन बढ़ाना। फोबिया फंक्शन इज टू इंक्रीज रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट का रेजोल्यूशन बढ़ाना, ताकि ये जो रेटिना से निकल के ऑप्टिक नर्व पे ऑब्जेक्ट जाएगा तो डायरेक्टली ये जाएगा ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ पे, ब्रेन में जाएगा ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में, और हमें क्लियरली ऑब्जेक्ट जो है वो दिखेगा। तो ये फोबिया जो होता है वो रिजोल्यूशन बढ़ाता है ऑब्जेक्ट का। तो हमारा आंसर है ए। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन बीइंग हैव, ऑप्शन ए
4 chamber of heart with a Ellery muscle. Option B, 2 kidney with the same size, length and position. Option C, involuntary organ urinary bladder. Option D, presence of only RBC and platelet. Chalo, your time starts now. Human being have 4 chamber of heart with a Ellery muscle, 2 kidney with a same size, same length and same position. C, involuntary organ urinary bladder. D, presence of only red blood cells and platelets. Come on guys. क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपको थोड़ा प्रॉपरली सेंसिबल माइंड लगाना है जल्दी से जल्दी. चलो टाइम ऑफ नाउ. तो ये देखिए, सबसे पहले ह्यूमन के 4 चैम्बर होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन, ह्यूमन के 4 चैम्बर होते हैं. ऑरिकल ये वाला कंसिडर करो राइट, ये वाला लेफ्ट, और ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. तो 4 चैम्बर होते हैं, ये बात सही है. ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है. लेकिन हमारे अंदर एलरी मसल नहीं आते हैं. एलरी मसल किसके अंदर आते हैं? एलरी मसल कॉकरोच में आते हैं. हमारे अंदर जो मसल होते हैं वो होते हैं कार्डियक मसल. तो हमारा जो हाफ स्टेटमेंट है वो सही है, हाफ स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो पहला वाला तो हमने रॉन्ग कर दिया. सेकंड, 2 किडनी. अभी आप ये देखो, ये वाली जो किडनी है आप राइट साइड कंसिडर कर लो. ठीक है, सॉरी, आप कंसिडर कर लो गाइस, ये दोनों किडनी मैंने एक ही जितनी ड्रॉ की है. ठीक है, तो ये है, मान लो ये है हमारी राइट साइड किडनी. अब आप राइट में बैठे हो लेफ्ट में बैठे हो वो आपके ऊपर है, डिपेंड है. ठीक है, आप कंसिडर कर लो ये वाली राइट वाली किडनी, ये वाली लेफ्ट वाली किडनी है. तो लेफ्ट वाली किडनी जो होती है ना वो थोड़ी ऊपर होती है एज कंपेयर टू द पोजीशन. अब यहाँ पे थोड़ा अगर देखो तो ऐसा, ये जो लेफ्ट वाली किडनी होती है वो थोड़ी ऊपर होती है राइट किडनी के कंपेयर में. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लिवर राइट में. तो लिवर राइट में होने के कारण ये जो लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी ऊपर होती है. हाँ, इनका साइज सेम होता है, इनकी लेंथ सेम होती है. इनकी लेंथ नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है और 5 सेंटीमीटर विड्थ में होती है और 4 सेंटीमीटर थिकनेस में होती है. ठीक है, आप अगर बुक में देखोगे तो बुक में आपको देखेगा 10 to 12 सेंटीमीटर, 5 to 7 सेंटीमीटर और 2 to 3 और समवेयर 4 सेंटीमीटर. तो ये है. तो इनकी लेंथ साइज सब सेम है, सिर्फ जो पोजीशन है उसमें गड़बड़ है. पोजीशन में जो राइट किडनी है वो थोड़ी नीचे लेफ्ट से. तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है. सी, इनवॉलेंटरी ऑर्गन यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो इनवॉलेंटरी ऑर्गन होता है, यूबी मतलब यूरिनरी ब्लैडर. अब ये इनवॉलेंटरी क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एक मसल होते हैं डेट्रूसर नाम के मसल, और ये जो डेट्रूसर मसल होते हैं, डेट्रूसर मसल, इनके कारण यूरिन ब्लैडर इनवॉलेंटरी हो जाता है. तो हम फिलहाल इसे स्किप करते हैं, हम डी देख लेते हैं. प्रेजेंस ऑफ ओनली आरबीसी एंड प्लेटलेट. नो, डब्ल्यूबीसी भी तो आते हैं हमारी बॉडी में. हमारी बॉडी में आरबीसी, हमारी बॉडी में आरबीसी होते हैं, हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी होते हैं, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं. तो ये तीनों के तीनों सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं. तो ये डब्ल्यूबीसी नहीं बता रहे हैं, मतलब डी वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. हमारा आंसर सही है सी. चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. 2 chromatid of a same chromosome are called A, sister chromatid, B, non-sister chromatid, C, non-homologous chromosome, option D, homologous chromosome. 2 chromatid of a same chromosomes are called. कम ऑन गाइस, सॉरी मैं टाइम स्टार्ट नहीं किया, अब चलो कर देते हैं टाइम. आपको ज़्यादा टाइम मिल गया इसके लिए. 2 chromatids of same chromosomes are called sister chromatids, non-sister chromatids, non-homologous chromosome, homologous chromosome.
come on, you can do it guys, it's very easy. So your time up now. तो गाइस ये देख लीजिए आप, अभी ये देख लीजिए आप, ये वाली है एक क्रोमेटिड और ये वाली है दूसरी क्रोमेटिड और ये है सेंट्रोमियर, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाली है क्रोमेटिड और ये भी है क्रोमेटिड। तो ये दोनों के दोनों क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है ना, ठीक है। ये देखिए टू क्रोमेटिड, ये है दो क्रोमेटिड, टू क्रोमेटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम। अब ये सेम क्रोमोसोम है, तो सेम क्रोमोसोम पे दो क्रोमेटिड किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, ये सेंट्रोमियर के थ्रू कनेक्टेड होती है। तो अगर दो क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन आप यहां पे देख लीजिए, ठीक है, यहां पे देख लीजिए आप, ये वाला एक क्रोमोसोम है और ये वाला दूसरा क्रोमोसोम है। इनको हम क्या कहते हैं, अगर क्रोमोसोम सेम साइज और शेप में है तो नहीं हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, और अलग साइज और शेप में तो इसे हम कहेंगे हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती है, एक क्रोमेटिड मान लो इस वाली क्रोमोसोम की और एक क्रोमेटिड इस वाली क्रोमोसोम की, तो इनको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, इनको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो गाइस ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के। तो हमारा आंसर जो है 10 नंबर क्वेश्चन का वो है ए, सिस्टर क्रोमेटिड। तो चलो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको इस वाली वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और कहिए सर प्लीज़ सेंड मी द पीडीएफ ऑफ नीट DPP 12, सो आई विल सेंड यू। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।